नमस्कार, सिटी तहलका फटाफट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वंदना कादियान। आगे बढ़ने से पहले ये नजर डाल लेते हैं अब तक की कुछ मुख्य हेडलाइंस पर। जिले में लगातार बढ़ रही लूट सैचिंग की वारदातों का पुलिस ने किया पर्दाफाश। चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले मुख्य सरगना सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने किया काबू। जिले में अब तक आरोपी 20 के करीब स्नैचिंग की वारदातों को दे चुके थे अंजाम। दवाई लेकर आ रहे सड़क हादसे में नानी और नाती की हुई मौत। दादा रामकुमार गौतम ने फिर खोला उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ मोर्चा। सनोली रोड पर देर रात एक फर्नीचर की दुकान में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दुकान मालिक ने दी जानकारी, शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी आग। आइए अब नजर डालते हैं कोरोना अपडेट्स पर। जिले में कोरोना महामारी से मौत का आंकड़ा भी लगा बढ़ने, 4 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। धनसोली गांव के 26 वर्षीय युवक की रोहतक पीजीआई में इलाज के दौरान हुई मौत। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद युवक मिला पॉजिटिव। सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने कोरोना महामारी को लेकर सिटी तहलका टीम से की खास बातचीत। सीएमओ ने की लोगों से अपील, केवल जरूरी कामों के लिए ही निकले घरों से बाहर, सोशल डिस्टेंसिंग का हर स्थान पर रखे ध्यान। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और लगातार जो कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है, गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। बाज़ारों की यदि सड़कों की बात की जाए वो तमाम चीज़ें खुल गई हैं। अब किस तरह से इस संक्रमण पर रोक लगाई जाए, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संतलाल वर्मा जो कि सिविल सर्जन हैं, तो उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि अब तक किस तरह की स्थिति पानीपत में है और कैसे आगे कंट्रोल की जाएगी। सर, फिलहाल पानीपत में क्या स्थिति है, क्योंकि सोनीपत और साथ लगता जिला करनाल में जो संक्रमण का खतरा है वो बढ़ रहा है। बहरहाल पानीपत की क्या स्थिति है? पानीपत में इस वक्त हमारे में 25 एक्टिव केस हैं जो खानपुर कला में दाखिल हैं। उनमें एक रोहतक में भी दाखिल है। उनमें से एक्टिव केस का मतलब है जिनको अभी इन्फेक्शन चल रहा है। टोटल अब तक जो पॉजिटिव केस हुए हैं 85 केस हो चुके हैं, जिनमें 56 लोग ठीक होके अपने घरों में जा चुके हैं और 25 अभी एक्टिव केस चल रहे हैं। तो हमारा ये अनुरोध है पब्लिक से कि वो जो ना नियम बनाए गए हैं, 3 खास तौर पे इम्पोर्टेंट नियम हैं, उन लोगों वो इन नियमों की पालना करें। जैसे कि मास्क का लगाना या मुंह पे कपड़ा रखना, दूरी बना के रखना आपस में, और तीसरा हाथ अपने साफ़ रखें, धोएं साबुन से या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। तो ये आवश्यक है, अन्यथा तो ये हर घर में ही कोरोना के मरीज़ मिलेंगे हमें। पहले जैसे कि ट्रैवल हिस्ट्री थी, बाहर से लोग आ रहे थे ज़्यादातर, अब जो है संक्रमण का खतरा जो कॉन्टैक्ट हैं या आपसी जो इसमें जुड़ने के बाद आप संपर्क में आने के बाद लगातार अब आने लगे हैं। सेक्टर 11 की यदि बात की जाए या फिर 3 फैक्ट्री से अभी मिले हैं, तो ये भी अभी दौर शुरू हो चुका है। तो इस स्थिति को कैसे कंट्रोल करें? देखो, जैसे मैंने बताया ना कि जब तक लोग इन नियमों की पालना नहीं करेंगे और वो नज़दीक रहेंगे तो फिर कंट्रोल करना समझ सकते हैं कि मुश्किल होगा। नियम बनाए भी इसलिए गए कि उनकी पालना की जा सके ताकि वो बचाव हो सके। ये हम लोगों के लिए नियम बनाए गए, किसी और के लिए नहीं है। हमें सबको ये स्वीकार करना होगा, मानना होगा और इसकी पालना करनी होगी, तब जाके हम बचाव कर सकते हैं। अवेयर हैं। दूसरी तरफ अब जैसे कि कोविड हॉस्पिटल खानपुर बनाया गया था, अब पानीपत की क्योंकि मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और अब पानीपत में कोई कोविड हॉस्पिटल बनाने की जो तैयारी है उसको लेकर जो इसराना मेडिकल कॉलेज है, एनसी मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे कल हमारी टीम ने विज़िट किया था, जिसमें मैं भी गया था और हमारे माननीय डिप्टी कमिश्नर पानीपत वो भी गए थे। और वहाँ पे एनालाइज़ किया गया, देखा गया, बिल्डिंग देखी गई हैं और उसका प्रपोजल हम शीघ्र ही सरकार को भेज देंगे ताकि वो जो है टेकअप किया जा सके। प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसमें कुछ मेडिकल कॉलेज को सरकार ले सकती है। और अन्य जैसे कि बताया जा रहा था कि प्रेम है या पार्क, इस तरह के हॉस्पिटल को प्राइवेटेशन पर जो हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट पहले से हमने अपनी लाइन लिस्टिंग में ले रखे हैं वो तो इंक्लूडेड रहेंगे, वो तो हमारे पास ही हैं। जैसे प्रेम हॉस्पिटल है या पार्क हॉस्पिटल है, इनमें भी पेशेंट एडमिट होते हैं और इनको मनाही नहीं है। पेशेंट जो अगर कोई पॉजिटिव केस आता है तो उसका इलाज कर सकते हैं, निजी खर्च पर वहाँ पर रह सकते हैं। हाँ, वो उनको अपना खर्च वहन करना होगा लोगों को जो उसमें जाएंगे। उसका खर्च कोई यहाँ निर्धारित किया है सरकार द्वारा या फिर वो खुद का कर? कुछ जगह का तो निर्धारित किया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर तो उनका हॉस्पिटल का है, वो किस तरह से मैनेज करते हैं और क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं।
फिलहाल मरीजों को देखते हुए यहाँ पर भी इलाज चल रहा है, जो एक्टिव केस हैं पानीपत में भी रखे जा रहे हॉस्पिटल के अंदर भी हमारे पास 2 एक्टिव केस हैं, एडमिट हैं, और क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ जो हैं उन पे अभी हम पॉजिटिव तो नहीं रख रहे हैं, लेकिन जैसे गाइडलाइन धीरे धीरे बदल रही हैं, होम आइसोलेशन की भी गाइडलाइन आ रही हैं, तो जो पॉजिटिव केस जो सिम्टम फ्री होंगे और अगर घर में आइसोलेशन की फैसिलिटी है तो उनको घर पे हम अलाउ कर सकते हैं। सुनने में ये भी आ रहा है ना सर कि एसिम्टोमेटिक जो हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे और जो जिसके अंदर लक्षण हैं उनको कोविड में भेजा जाए। जो मॉडरेट टू सीवियर जो लक्षण जिनमें हैं उनको हम कोविड हॉस्पिटल में रखेंगे, बाकी हम सिविल हॉस्पिटल में रख सकते हैं। तो सर मौत कितनी हुई है अभी तक पानीपत में यदि बात की जाए तो? अभी तक जिले में 4 जो है ना कोरोना वायरस की डिजीज़ की वजह से मौत हो चुकी है। चौथी कहाँ से था सर ये और कब है? पानीपत के एक गांव से ये है, जो कि रोहतक मेडिकल कॉलेज में वो रेफ़र हुआ था और वहीं उसकी डेथ हुई है, वहीं टेस्ट किया गया था। धनसोली गांव से? हाँ, धनसोली गांव से। कितने वर्ष का युवक था? जवान आदमी था एकदम से, उम्र तो मैं देख के बता दूंगा कितनी थी सर। सर जैसे कि निर्देश दिए गए हैं सरकार द्वारा कि जगह जगह पर अवेयरनेस के लिए होर्डिंग बैनर या टीवी पर वो दिए जाए इसका प्रपोजल, ताकि लोग अवेयर हो सकें, उसको लेकर के क्या स्वास्थ्य विभाग कर रहा है? हम टाइम टू टाइम जो ना इस तरह के जो प्रपोजल जो है देते रहते हैं, टीवी पे भी देते हैं, प्रिंट मीडिया में देते हैं, और इस तरह से हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। फिलहाल एक लास्ट आखिरी सवाल कहेंगे सर, क्योंकि संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है, संख्या भी आज कल भी रिकॉर्ड तोड़ सैंपल हुए हैं, तो ऐसे में टीम अलग बनाई जाएगी या सर इसी से काम चलाना पड़ेगा? नहीं, अभी हम कोशिश करेंगे हम और 1-2 टीम का और गठन करके और सैंपलिंग की सुविधा और बढ़ाएं। लोगों को एक संदेश, क्योंकि सब अनलॉक हो गया है, गतिविधियां बढ़ गई हैं, बाज़ारों में भीड़ होने लगी है, क्या कहना चाहेंगे सर? 2 शब्दों में ही कहना चाहेंगे कि अभी अपने आप को, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी सोसाइटी को ठीक रखने के लिए हम बनाए गए नियमों की पालना करें। तो सर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बाज़ार में अब लोग आने लगे हैं, ऐसी स्थिति में संक्रमण का जो काल है अब आगे बढ़ सकता है, क्या आपका खुद का व्यक्तिगत क्या विचार है सर? बिल्कुल, ये जो है ना, इसमें अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो संक्रमण तो आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, तो हमें सावधानियां बरतना ज़रूरी है। ये थे डॉक्टर CMO संतलाल वर्मा जी, जिन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अब जागरूक होने की जो है ज़रूरत है, और ऐसे में अनलॉक 1 फेज़ 1 खोल दिया गया है, तो इस स्थिति में सब लोग सामाजिक दूरी जो है बनाकर रखें, मास्क ज़रूर पहने, और उसके साथ साथ किसी चीज़ पर बाहर जाते हैं तो अनावश्यक चीज़ों को न छुएं ताकि संक्रमण से बचा जा सके। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। जिले में लगातार हो रही चोरी की वारदातों का आज जिला पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिसमें उन्होंने एक गिरोह को काबू किया। इतना ही नहीं, इस गिरोह के 2 जिलों से भी तार जुड़े मिले, जिसमें सोनीपत और जींद के युवक भी शामिल हैं। वहीं इस बारे में DSP हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने पत्रकारों से वार्ता कर इसका खुलासा किया और जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान लोगों के द्वारा कई शिकायतें दर्ज कराई गई। आरोपी आने जाने वालों, ट्रक ड्राइवर, कार चालक इत्यादि से पिस्तौल के दम पर पैसे छीनकर फरार हो जाते थे। DSP हेडक्वार्टर सतीश ने बताया कि लॉकडाउन के पहले भी और बाद में भी चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही थी। चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए 5 युवकों ने समूह बनाया हुआ था, जिसमें 2 सोनीपत, 2 जींद और 1 पानीपत से है, लेकिन सभी पानीपत में ही किराए के मकान पर रहते थे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों से एक गैंग यहाँ पर एक्टिव था स्नैचिंग का, जो अकेला देखकर किसी से भी पैसे छीनने की वारदात को अंजाम देते थे। तो ऐसे एक गैंग को हमारी CIE 1 की टीम ने कल गिरफ्तार किया है जाटल रोड सोंदापुर चौक से। उसमें 5 लड़के शामिल हैं और उन्होंने करीब 15 से 20 वारदात का खुलासा अभी तक उनसे पूछताछ में पाया गया है, और कुछ वारदात हमारा पानीपत की हैं और कुछ जींद की है, और सोनीपत की भी एक वारदात उन्होंने कबूल की है। तो उनको गिरफ्तार करके उनका आज पुलिस रिमांड लिया है 2 दिन का, और फर्दर पूछताछ करके उनसे रिकवरी की जाए। ये गुप्त सूचना के आधार पर पकड़े हैं जाटल सोदापुर चौक जाटल रोड से।
हाँ, अंतर जिला तो है इस समय पर, लेकिन देखते हैं आगे वारदात होती है, हो सकता है अंतर राज्य भी हो सकता है। हाँ, 2 दिन का रिमांड निकल गया। रिकवरी अभी करेंगे, पूछताछ की है, अभी इतना समय नहीं मिल पाया पूछताछ से कि रिकवरी पर चले जाएं, तो रिकवरी अभी करेंगे। मौके पर ये क्योंकि आसपास कमरे हैं, पैदल ही आके वहाँ पर एक जगह बैठे हुए थे, बाइक वहाँ पर नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि जिले से अभी तक 15 से 20 चोरी की वारदातों का आरोपियों से खुलासा हो चुका है, जिसमें चोरी की 2 वारदातें जींद से और 1 वारदात को सोनीपत जिले से भी अंजाम दिया गया है। आरोपी बाइक पर सवार होकर पिस्तौल के दम पर लोगों से पैसे लूटते थे, जिसके चलते CIF 1 की टीम ने 3 जिलों में सक्रिय गिरोह को काबू किया और गहनता से जाँच के लिए आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिससे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। अनलॉक फेज 1 शुरू होने के साथ बाजारों में दोनों तरफ की दुकानों को खोलने में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते दुकानदारों का काफी नुकसान हो चुका है और अब लॉकडाउन खुलने के बाद भी दुकानदारों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसलिए बाजारों को लेकर आज नई गाइडलाइंस भी जारी हो सकती हैं। दूसरी, आज सनोली रोड पर कई स्थानों पर दोनों तरफ की दुकानें खुली हुई थी। वहीं जब इस बारे में सनोली रोड एसोसिएशन प्रधान सुनील चावला से बातचीत की गई, तो उनका कहना था कि प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का सभी दुकानदारों को पालन करना चाहिए, इसलिए एक दिन दाई तरफ की दुकानें तो दूसरे दिन बाई तरफ की दुकानें ही खोलनी चाहिए। वहीं उन्होंने GT रोड की दोनों तरफ की दुकानें खोलने को लेकर क्या कहा, वह भी हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी सनोली रोड के दुकानदारों को आग्रह करता हूं कि जो आपका दाएं बाएं वाला सिस्टम है उसको अपनाएं। यानी कि आज जो है वो बाएं वाली दुकान खुलनी है तो बाएं वाली दुकान खुलनी है, अगर गलती से वो दाएं वाली खुली हुई है तो वो बंद करें। तो और नंबर 2 ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह GT रोड पे दुकानें खोली गई हैं, यानी कि खुला होने की वजह से, तो सनोली रोड भी खुला रोड है, तो यानी कि GT रोड के तर्ज पे भी सनोली रोड की भी दुकानें दोनों साइड खोल देनी चाहिए। उनका कहना था कि GT रोड की तरह सनोली रोड की दुकानें भी खुले स्थान में बनी हुई है, इसलिए GT रोड की तर्ज पर सनोली रोड की भी दोनों तरफ की दुकानों को खोलने की अनुमति देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिन दुकानदारों की दुकान किराए पर है उनसे किराया मांगा जाता है, जिससे उन्हें अधिक परेशानियां आ रही हैं। वहीं जब इस बारे में संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान सुनील अरोड़ा से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि DC द्वारा GT रोड की दोनों तरफ की दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अंदर मार्केट की अगर केवल एक तरफ की दुकानें खुली तो हमारा ग्राहक भी GT रोड की दुकानों से ही सामान खरीदेगा। दुकानदारों की आर्थिक स्थिति लॉकडाउन के चलते पहले ही बिगड़ चुकी है। वहीं उन्होंने प्रशासन से भी अपील की, आइए वह भी हम आपको सुनाते हैं। और एक DC साहब ने आदेश जारी किया है कि GT रोड दोनों साइडें खोलनी। GT रोड दोनों साइडें खोलने से तो यहाँ का गाहक दुकानदारी तो एक ही है। GT रोड तो मेन GT रोड तो पुल है, GT रोड पे तो पुल है, तो GT रोड पे दुकानें तो हैं नहीं। GT रोड तो मेन मार्केट सी है, तो बाहर जो बाईपास जा रहा है ना वो तो ऊपर रोड से जा रहा है, पुल से जा रहा है, तो गाहक दुकानें GT रोड पे हर चीज़ की है। तो बाज़ार का गाहक है, अगर बाज़ार बंद होगा तो GT रोड पे गाहक कन्वर्ट होगा। दुकानदार आगे ही भूखा सताया हुआ है, कस्टमर है नहीं दुकानदार के पास। तो दुकान पे जो गाहक आता है, जो दुकान का फिक्स गाहक है, वो भी दिखेगा दुकान बंद है, तो GT रोड पे मोल्ड हो जाएगा। हमारी दुकानदारी बाज़ारों की चौपट हो जाएगी। हमारे लिए सारे बराबर हैं, सारे बाज़ार बराबर हैं, सारे बाज़ारों के प्रधान हमारे प्रधान हैं, सबकी एक जैसी समस्या है। आगे प्रधानों ने अपने बाज़ार वालों को जवाब देना होता। मैं ये कहता हूँ ये DC साहब ने जो आदेश दिया है GT रोड दोनों साइडें खोलने का हर रोज़, ये ठीक नहीं है। इससे दुकानदारों को दिक्कत होगी। आज भी दुकानदार इसका के लिए दिक्कत कर रहे हैं। मेरे भी दुकान में वाले बाज़ारों वाले, मेरे बाज़ार के भी बंदे मेरे पास आए तो प्रधान जी ये चीज़ ठीक नहीं है, हम आगे ही भूख से मरे हुए हैं, काम तो है नहीं, और भी हमारा गाहक कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे को दिक्कत हो जाएगी। दुकानदार ये कहते हैं सबके साथ बराबर होना चाहिए। GT रोड दोनों साइडें खुली थी, यहाँ भी बाज़ारों में भी दोनों साइड खोल दें ताकि कारोबार तो बराबर से नहीं चलेगा। जितना टाइम दे प्रशासन, ये प्रशासन की मर्जी है। बाज़ार दोनों तरफ अगर GT रोड में खुलते हैं तो बाज़ारों में भी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। तहसील कैंप के जवाहर नगर में बीते शुक्रवार की रात हुई बुजुर्ग गुरबचन सिंह की हत्या की वारदात का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने आरोपी को काबू करने में कामयाबी हासिल की है। मृतक गुरबचन सिंह का बेटा इंद्रजीत ही पिता का हत्यारा निकला। आरोपी से की गई प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने प्रॉपर्टी विवाद के कारण पिता की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। गहनता से पूछताछ करने के लिए आरोपी को न्यायालय में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया।
थाना शहर प्रभारी इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि गत शुक्रवार की रात तहसील कैंप के जवाहर नगर में बुजुर्ग गुरबचन सिंह की उसके घर पर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मरने से पहले घायल अवस्था में मृतक गुरबचन सिंह ने जिला पुलिस कंट्रोल रूम को फोन द्वारा सूचना देकर सहायता मांगी थी। जब सूचना के तुरंत बाद तहसील कैंप चौकी पुलिस सहायता के लिए जवाहर नगर में उसके घर पहुंची और ताला तोड़कर गंभीर रूप से घायल गुरबचन सिंह को उपचार के लिए सिविल अस्पताल लेकर पहुंची, जहां से पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। परिजन उसे वहां से निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृतक घोषित कर दिया था। गुरबचन सिंह जो हमने सीसीटीवी कैमरे और सीडीआर लोकेशन के आधार पर इसके लड़के के ऊपर सख्त लड़के को गिरफ्तार किए हैं, तो जो प्रारंभिक जांच है उसमें इसने माना कि ये जो वारदात को अंजाम दिया है ये इसके लड़के ने ही दिया है। जो छोटा लड़का है इंद्रजीत सिंह, उम्र इसकी 28 साल के लगभग है, और इसने जो बताया है प्रारंभिक जांच में कि ये वारदात का अंजाम इसलिए दिया गया, इनका आपस में फादर मदर का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का बताया गया है कि इसके बड़े भाई के पास सारा सब था, इसके पास नहीं था। ये पहले नौकरी करता था, अभी कोई काम नहीं करता था, और वह तो इसके कारण इसकी रंजिश सी थी अपने फादर से भी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में। अभी इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि मामले की गहनता से जांच व आरोपियों की पहचान करते हुए पुलिस ने वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच की, तो उसमें गुरबचन सिंह के छोटे बेटे 28 वर्षीय इंद्रजीत सिंह की फुटेज मिली। जब शक के आधार पर इंद्रजीत को रविवार साय काबू कर गहनता से पूछताछ की गई, तो उसने अपने पिता गुरबचन सिंह की हत्या करने की वारदात को अंजाम देने को स्वीकारा। आरोपी से की गई प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि प्रॉपर्टी विवाद के कारण पिता की हत्या करने की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपी से आगे की पूछताछ भी गहनता से जारी है। इस गिरोह में हूँ मैं, ये तो मेरे को अगर त्रिलोकी का राज दे तो भी नहीं लूँ, है ही कुछ नहीं। या तो आपको मंत्री बनाएंगे तो आप मंत्री नहीं बनोगे? बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता, ना कोई मंत्री की कोई बनानी है ना बननी है। नहीं फिर भी अरे मेरे जैसे को क्यों मंत्री बनाओगे बोले? ये तो ज़्यादातर तो ऐसी नस्ल के होते हैं जो अपना खाया पिया मौज उड़ाओ। तो एक को लिए तने बेरा ही नहीं अब तक उसका मुस्सा रो छोरा, वो तो एक को लिए दादा के डरेगा फिर। मौसा कौन मौसा जी? तेरा मालिक है, तेरा मालिक कराया करता, सारा माल सप्लाई ऊपर कराया करता, ये भी इसकी जिम्मेवारी लगी। अच्छा, सौदा सबका तो करानी है, ये है आपस में और क्या है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।